ये पढ़ाई वढ़ाई बढ़िया चल रही है तो देखो पढ़ाई वढ़ाई करते रहो, रिवीजन करते रहो। सबसे इंपॉर्टेंट काम है रिवीजन करना बच्चों। आप नई चीज पढ़ रहे हो नहीं पढ़ रहे हो कोई दिक्कत नहीं है, बट आप पुरानी चीजों को रिवाइज कर रहे हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो अगर ये पॉइंट आप कवर कर रहे हो तो इसका मतलब आपके वीडियो देखने का कुछ ना कुछ फायदा है, वरना ये वीडियो ऐसे चलते रहेंगे, आप वीडियो देखते रहोगे, फायदा नहीं मिल सकता। समझ रहे हो? तो चीज़ों को रिवाइज करते रहो, चीज़ों को बहुत अच्छे से समझते रहो, और जितनी प्रैक्टिस हो सकती है उतनी प्रैक्टिस करते रहो। जितनी प्रैक्टिस मैं यहाँ करा सकता हूँ आपको, मैं आप करता रहूँगा। जितनी प्रैक्टिस DPPs के हेल्प से हो सकती है आप वो करो। तो इन सब चीज़ों को आपको हमेशा बेटा ध्यान रखना है, ठीक है ना? और थोड़ा सीरियस अपनी लाइफ में हमेशा रहो, ठीक है? छोटे बच्चे अब नहीं रहे, अब थोड़ा बड़े हो गए हो, तो थोड़ा सीरियस होना सीखो, ठीक है? तो देखो आज अपन पढ़ने वाले हैं, कल अपन ने कुछ प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था, आपको ध्यान होगा, रेजोनेंस पढ़ा था। रेजोनेंस को अपन ने बहुत अच्छे से समझा था कि रेजोनेंस क्या होता है, कैसे हम रेजोनेंस को ड्रॉ करते हैं, कैसे हम समझते हैं कि इसमें रेजोनेंस हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो इन सब चीज़ों को समझना पड़ता है, समझ रहे हो? फिर अपन ने ये सीखा था कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स की स्टेबिलिटी हम कैसे निकालते हैं, कैसे हम कंपेयर करते हैं विच रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इज मोर स्टेबल एंड विच इज मिनिमम। ओके, तो यहाँ पर हमें मेनली बात ये करनी होती है बच्चों कि हमें पास यहाँ पर कोई भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स दिया हो तो हम इजीली यहाँ पर स्टेबिलिटी निकाल सकते हैं, ठीक है? यहाँ तक हमने बात कर ली थी। अब अपन कुछ बात करने वाले हैं, एक टॉपिक है और टॉपिक का नाम है बच्चों एरोमेटिसिटी। एरोमेटिसिटी का मतलब क्या हुआ, इस चीज़ को पहले समझेंगे अपन। बहुत अच्छा टॉपिक है और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्वेश्चंस भी आते हैं इसके कि विच कंपाउंड्स आर एरोमेटिक, विच कंपाउंड्स आर नॉन एरोमेटिक एंड विच इज एंटी एरोमेटिक। तो एक्चुअल में एरोमेटिसिटी का क्या मतलब हुआ, इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। पहला पार्ट था एरोमेटिक एंड सेकेंड वन इज एंटी एरोमेटिक एंड थर्ड वन इज नॉन एरोमेटिक एंड थर्ड वन इज नॉन एरोमेटिक। क्या समझ में आती है बातें? बहुत सिंपल हो गया। तो बात मेरे को इतनी से समझ में आई कि मेरे पास यहां पर 3 ऐसे कंपाउंड्स हैं जिनके बारे में हमें यहां पर सीखना है। फर्स्ट क्या है, एरोमेटिसिटी, सेकंड एंटी एरोमेटिक एंड थर्ड नॉन एरोमेटिक। क्लियर है? तो चलिए शुरू करते हैं, एक बहुत अच्छे टॉपिक है। शुरू करते हैं सबसे पहले कि क्या होता है एरोमेटिसिटी। कभी भी बच्चों कुछ कंपाउंड के नेचर्स को देखकर हमें यह बताया गया कि ये कंपाउंड नेचर में बहुत स्टेबल है, ये कंपाउंड बहुत ज़्यादा स्टेबल है, इसमें ऐसी प्रॉपर्टीज पाई गई कि बताया गया कि इससे स्टेबल कंपाउंड अभी नहीं है। सिंपल। कुछ कंपाउंड बताए गए कि यार ये कंपाउंड इतने ज़्यादा अनस्टेबल हैं, इनमें ऐसा कुछ रिपल्शन फैक्टर हो रहा है या ऐसा कुछ इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग हो रही है जिसकी वजह से अनस्टेबिलिटी गेन हो रही है। फिर हम सीखते हैं कि कुछ होते हैं जो बहुत ज़्यादा अनस्टेबल भी नहीं होते और बहुत ज़्यादा स्टेबल भी नहीं होते। सिंपल। तो हमें चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले कैसे पहचानोगे कि कंपाउंड एरोमेटिक है, एंटी एरोमेटिक है या नॉन एरोमेटिक है? सबसे पहला क्वेश्चन यही आता है कि पहचानो विच कंपाउंड आर एरोमेटिक, विच इज एंटी एरोमेटिक एंड विच इज नॉन एरोमेटिक। तो यहां पर हम बात करने वाले हैं सबसे पहले बच्चों कंडीशन ऑफ, यहां पर हम बात करने वाले हैं कंडीशन फॉर एरोमेटिसिटी। कंडीशन फॉर एरोमेटिक, क्या कंडीशन होती है कि कंपाउंड एरोमेटिक कहलाता है? क्या कंडीशन होती है, इसके बारे में हम जानने वाले हैं। तो बच्चों सबसे पहला पॉइंट यहां पर आता है, अगर कंपाउंड को एरोमेटिक होना है तो सबसे पहला पॉइंट है कंपाउंड कैसा होना चाहिए? साइक्लिक फॉर्म। कैसी फॉर्म होनी चाहिए बच्चों? साइक्लिक फॉर्म होनी चाहिए। मतलब अगर कंपाउंड साइक्लिक में है तभी हम आगे उसमें देखेंगे कि क्या क्या और प्रोसेस है। तो पहला पॉइंट जो है वो क्या है बच्चों? साइक्लिक फॉर्म बहुत ज्यादा जरूरी है। सिंपल सी बात समझ में आती है। एंड सेकेंड पॉइंट जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, सेकेंड पॉइंट है ऑल एटम्स आर इन सेम प्लेन।
इसका मतलब क्या हुआ भाई, ऑल एटम्स आर इन सेम प्लेन। अभी आपको मैंने पिछले टर्म में जो रेजोनेंस सिखाया था, एक्चुअल में रेजोनेंस क्या था? रेजोनेंस तभी प्रोसीड होता था जब कंपाउंड प्लेनर होते थे। क्या बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा है? अगर कंपाउंड प्लेनर नहीं होंगे तो वहां पर रेजोनेंस प्रोसीड नहीं होता था। इसका मतलब अगर रेजोनेंस है, इसका मतलब मैं कह सकता हूं सब कहां होंगे, प्लेनर होंगे, सब एक ही प्लेन में होंगे। ऐसा क्यों बच्चों? क्योंकि आपको ध्यान होगा जब अपन रेजोनेंस कर रहे थे तो रेजोनेंस में अपन ये रेजोनेंस हाइब्रिड बना रहे थे, और रेजोनेंस हाइब्रिड में ये सारी चीजें क्या थी, sp2 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 sp2। और sp2 हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है बच्चों? प्लेनर होता है। समझ में आता? इसीलिए मैं क्या बोलता हूं कि अगर मुझे बोलना चाहिए कि पूरे साइक्लिक में रेजोनेंस हो रहा है, ये बात भी बोलनी चाहिए, और इसी को मैं दूसरी टर्म में बोल सकता हूं, ऑल एटम्स आर इन सेम प्लेन। समझ में आ रही बात? तो सेकंड पॉइंट जो है इसको मैं बोल सकता हूं होल डीलोकलाइजेशन। होल डीलोकलाइजेशन क्या समझ में आता है? पूरे कंपाउंड में क्या होना चाहिए? डीलोकलाइजेशन होना चाहिए। अब बात आती है थर्ड पॉइंट। जब आप ये सारी चीजें देख लोगे कि कंपाउंड साइक्लिक है, कंपाउंड में रेजोनेंस हो रहा है, पूरे कंपाउंड में रेजोनेंस हो रहा है, और थर्ड पॉइंट है बच्चों, जब रेजोनेंस हो रहा होता है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर पार्टिसिपेटिंग इन रेजोनेंस। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेटिंग इन रेजोनेंस, इनका एक फॉर्म आता है बच्चों, और वो फॉर्म क्या होता है? 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन। क्या मतलब है इसको समझो बच्चों। अभी पहले समझो, बहुत ही नया टॉपिक है आपके लिए, बिल्कुल नया है। कुछ रिपीटर बच्चे देखते हैं तो उनको समझ में सब बहुत जल्दी आ जाता है क्योंकि उन्होंने पढ़ रखा होता है। आपके लिए हर एक चीज़ नई है, तो 11th वालों को हमेशा चीज़ें सीखना चाहिए, चीज़ों को बहुत आराम से देखना चाहिए, बहुत तेज नहीं भागना और बहुत स्लो भी नहीं चलना है। क्लियर? तो सबसे पहला पॉइंट मैंने आपको बताया, ये पॉइंट तो मेरे ख्याल से सबको क्लियर हो गया होगा कि कंपाउंड कैसा होना चाहिए बच्चों? साइक्लिक फॉर्म में होना चाहिए। सेकेंड पॉइंट मैंने जो बताया वो क्या बताया? ऑल एटम्स आर इन सेम प्लेन। सारे के सारे एटम्स कहां होने चाहिए? सेम प्लेन में होने चाहिए। सेम प्लेन का मतलब क्या हुआ कि उनमें क्या होना चाहिए? डीलोकलाइजेशन। पूरे कंपाउंड में क्या होना चाहिए? रेजोनेंस होना चाहिए। अब जब रेजोनेंस हो रहा होगा तो हमें काउंट करना है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स काउंट करने के बाद, अगर काउंट करने के बाद पैटर्न ऐसा आता है 4n+2, पैटर्न को समझिएगा, वेयर n इज होल नंबर। अगर आप n को 0 रख दें तो मुझे बताएं बच्चों कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? 2 इलेक्ट्रॉन्स। ध्यान दें, अगर आप n को 1 रखें तो क्या आएंगे? 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स। क्या बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा है? n को 2 रखें तो क्या आएंगे? 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स। और n को 3 रख दें बच्चों तो क्या आएंगे? 14 पाई इलेक्ट्रॉन्स। अगर कभी भी रेजोनेंस इन पैटर्न्स में आ रहा है तभी हम बोल सकते हैं बच्चों कि वो कंपाउंड क्या है? एरोमेटिक है। क्या समझ में आई इतनी बात? फिर से सुनिए, मैं फिर से चीजों को रिपीट कर रहा हूं। सबसे पहले आप क्या देखोगे? कंपाउंड साइक्लिक है या नहीं। सबसे पहला काम आपका यही होगा कि कंपाउंड साइक्लिक है या नहीं। दूसरा पॉइंट आपका ये होगा कि जब कंपाउंड साइक्लिक हो तो आप जिस साइक्लिक को आप देख रहे हो, उस पूरी साइक्लिक में क्या होना चाहिए? रेजोनेंस होना चाहिए। और उस रेजोनेंस में जितने पाई इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनका पैटर्न या तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन हो, या तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो, या तो 10 पाई इलेक्ट्रॉन हो, या तो 14 पाई इलेक्ट्रॉन हो, एंड सो ऑन। मतलब क्या हुआ? 4 टाइम्स प्लस 2। आप ध्यान से देखो, 4 टाइम्स प्लस 2, 4 गुने से 2 ज्यादा 6, 4 गुने से 2 ज्यादा है। ये भी 4 गुने से 2 ज्यादा ही है, 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स। जब n की वैल्यू 2 रखोगे तो 4 दूनी 8 और 8 + 2 10। इसका मतलब 4 टाइम्स क्या है? 4 टाइम्स से 2 क्या है? मैक्स। 2 क्या है? एक्स्ट्रा है।
इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं बच्चों, सिंपल सी बात ये है, 4 गुने से अगर 2 ज्यादा है तो हम यहां पर क्या बोलेंगे, एरोमेटिक। इसी रूल को बच्चों एक नाम दिया गया, हक्कल्स रूल। क्या बोला गया, हक्कल्स रूल। तो बोला ये गया कि एरोमेटिक किस रूल को फॉलो करता है, तो आप क्या बोल सकते हो, हक्कल्स रूल को फॉलो करता है। अब बात ये आई कि सर मैं साइक्लिक देखना सीख गया, सर मैं साइक्लिक फॉर्म भी देख लूंगा, मैं रेजोनेंस भी देख लूंगा, लेकिन सर मैं इलेक्ट्रॉन कैसे गिनूं। तो इलेक्ट्रॉन गिनने का तरीका जो है बच्चों वो ये है, अगर मेरे पास कभी पॉजिटिव आता है इसको बच्चों 0 इलेक्ट्रॉन काउंट करेंगे, नेगेटिव आता है तो बताओ बच्चों कितने इलेक्ट्रॉन बोलोगे, खुद समझ सकते हो। नेगेटिव का मतलब है पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसलिए वहां पर कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन। कभी भी बच्चों अगर लोन पेयर आ जाए तो लोन पेयर में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, आपको दिख रहा है 2 इलेक्ट्रॉन। क्या इतनी सी बात समझ में आती है। और कभी भी बच्चों अगर पाई बॉन्ड है, इसको क्या बोलोगे, पाई बॉन्ड। अगर पाई बॉन्ड है तो बताओ पाई बॉन्ड में भी कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2, तो इसे भी कितना गिनोगे, 2 इलेक्ट्रॉन। क्लियर है। जैसे एग्जाम्पल करते हैं, एग्जाम्पल से आप बहुत अच्छे से समझोगे। आपने एक स्ट्रक्चर पढ़ रखा है बेंजीन रिंग, इसे क्या बोलते हैं, बेंजीन रिंग। बेंजीन रिंग बताओ एरोमेटिक है या नहीं, चेक करते हैं। सबसे पहली कंडीशन साइक्लिक फॉर्म, साइक्लिक है। दूसरी कंडीशन ऑल एटम्स आर इन सेम प्लेन, या फिर होल डीलोकलाइजेशन। क्या सब में रेजोनेंस हो रहा है, बिल्कुल सही बात है। और उस रेजोनेंस का जो पैटर्न आएगा वो पैटर्न क्या, 6 पाई इलेक्ट्रॉन आ रहा है, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 6 पाई इलेक्ट्रॉन। तो बच्चों इसे मैं क्या बोल सकता हूं, एरोमेटिक। क्या इतनी सी बात आपको समझ में आ गई है, बताओ। बहुत अच्छे से क्लियर हो गई है। फिर से मैं एक बार रिवाइज कर देता हूं। कभी भी आपको एरोमेटिक देखना हो तो सबसे पहला पॉइंट एरोमेटिक के लिए यह है बच्चों कि एरोमेटिक में कंपाउंड क्या होना चाहिए, साइक्लिक फॉर्म में होना चाहिए। साइक्लिक फॉर्म के बाद हमें यह देखना होता है कि जब मैंने किसी साइक्लिक को एक सरफेस एरिया देख लिया, अब उस पूरे सरफेस एरिया में क्या होना चाहिए, रेजोनेंस होना चाहिए। पूरे के पूरे में बच्चों जिस सरफेस एरिया को लिया है, जिस सरफेस एरिया को लिया है उस पूरे सरफेस एरिया में क्या होना चाहिए, रेजोनेंस होना चाहिए। और वो सरफेस एरिया एक साइक्लिक फॉर्म ही होना चाहिए। क्लियर हो गया। जब रेजोनेंस होगा तो उस रेजोनेंस में इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करेंगे और उनका पैटर्न आएगा 4n+2, मतलब 4 गुने से 2 ज्यादा। इसका मतलब बच्चों 2 इलेक्ट्रॉन, 6 पाई इलेक्ट्रॉन, 10 पाई इलेक्ट्रॉन, 14 पाई इलेक्ट्रॉन। अगर आपको ऐसा पैटर्न दिखता है तो आप क्या बोलोगे, आप ये बोलोगे कि यहां पर एरोमेटिक कंपाउंड है। क्या समझ में आ गया। तो चलिए नोट डाउन करें इसे। अपन यहीं पर अभी अब सीखने वाले हैं, प्रैक्टिस करते हैं कि कैसे एरोमेटिक कंपाउंड पहचानोगे। मैं आपको कंपाउंड बनाकर दूंगा, आप कंपाउंड को देखो और मुझे बताओ कि कंपाउंड एरोमेटिक है या नहीं। ठीक है, तो समझ में आ गया एरोमेटिक कैसे देखते हैं। मुझे बताओ, अगर मेरे पास कुछ ऐसा कंपाउंड है, क्या ये कंपाउंड एरोमेटिक है या नहीं। ध्यान से देखिएगा बच्चों। अगर कभी भी पूछे किसी कंपाउंड को पहचानो एरोमेटिक है या नहीं, तो सबसे पहला पॉइंट होता है कंपाउंड की कंडीशन। मतलब आपको एरोमेटिक की कंडीशन पता होनी चाहिए। और कंडीशन 3 कंडीशन है, मैंने आपको बताई। पहली साइक्लिक, पहली कंडीशन फुलफिल हो रही है। सेकंड कंडीशन होल रेजोनेंस, पूरे में रेजोनेंस। मैंने कल ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आपको ड्रॉ करवाया था, तो आप रेजोनेंस करना सीख चुके हो, तो आपको ये समझ में आएगा कि हाँ पूरे में रेजोनेंस हो रहा है, पूरे के पूरे में। ध्यान से देखो, सब कुछ अल्टरनेट है, रेजोनेंस हो रहा है। अब थर्ड बात ये आती है कि क्या ये हकल्स रूल फॉलो कर रहा है, मतलब 4n+2 पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन फॉलो कर रहा है। चेक करते हैं। आपने काउंट किया तो 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 0 इलेक्ट्रॉन। बच्चों यहां पर ध्यान दो, क्या आप दोनों लोन पेयर को काउंट करोगे या सिर्फ एक लोन पेयर को काउंट करोगे। तो ध्यान देना, रेजोनेंस में मैंने आपको कल एक कंडीशन बताई थी कि कभी भी अगर ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर होते हैं सॉरी, तो
तो वो कैसे होते हैं? वो एक्चुअल में इतने रिपल्शन इनमें होता है, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बीच में बहुत ज़्यादा रिपल्शन होता है। उस रिपल्शन को कम करने के लिए ये आपस में क्या करते हैं? आपस में प्लेन चेंज करते हैं। मतलब एक प्लेन तो क्या होगा, जिस प्लेन में मैं खड़ा हूं उस प्लेन में एक परपेंडिकुलर होगा, और एक होगा इस सरफेस के प्लेन में। इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि ये दोनों लोन पेयर एक दूसरे के क्या होंगे? परपेंडिकुलर होंगे। अब एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, इसका मतलब क्या हुआ बच्चों? इसका मतलब सिंपल सी बात है, कोई एक ही रेजोनेंस कर पाएगा जो इसके प्लेन में होगा। सिंपल सी बात है। दूसरा इसके परपेंडिकुलर है तो वो तो कर नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि रेजोनेंस हमेशा प्लेनर मॉलिक्यूल में होता है। तो ध्यान रखना बच्चों, यहां दोनों इलेक्ट्रॉन नहीं काउंट करने, सिर्फ और सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन काउंट करना है। तो मुझे बताओ यहां कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 6 पाई इलेक्ट्रॉन। तो क्या मैं इसको बोल सकता हूं कि ये एरोमेटिक कंपाउंड है? क्या समझ में आता है? चलिए एक और देखिए, जल्दी से बताइए कि क्या ये एरोमेटिक है या नहीं। अब आपको कभी भी लोन पेयर बनाकर नहीं देगा, मैं आपको बनाकर दे रहा हूं जिससे कि आपको पता चले। आपको पता रहना चाहिए कि हाँ नाइट्रोजन है तो इसके पास लोन पेयर होंगे, या आपको कंफ्यूज करने के लिए 2 लोन पेयर भी बना सकता है जिससे कि आप गिनने में गलती कर दो। तो आपको ध्यान देना है कि आपको लोन पेयर वहां कितने गिनने हैं, इलेक्ट्रॉन्स को कितने गिनने हैं, ध्यान देना बच्चों। चलिए क्वेश्चन करते जाइए फटाफट। चलिए 3 क्वेश्चन करते हैं यहां पर। ये मुझे बताइए सबसे पहले, ये क्या सब में रेजोनेंस है? क्या साइक्लिक है? बिल्कुल। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन दो इलेक्ट्रॉन्स और ये 2 इलेक्ट्रॉन्स, 2 2 2 कितने हो गए? 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स। क्या होगा? एरोमेटिक। क्या समझ में आता है? क्लियर है? पूरे में इलेक्ट्रॉन रेजोनेंस कर रहा है, साइक्लिक है। कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 2 2 4 2 6। कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 6 पाई इलेक्ट्रॉन। इट्स मीन इट्स एरोमेटिक कंपाउंड। क्लियर है? यहां पर देखें, क्या मुझे काउंट दोनों करना है? नहीं बच्चों, मुझे सिर्फ एक काउंट करना है। अभी मैंने अब डिस्कस किया आपको, और मुझे बताएं टोटल इलेक्ट्रॉन कितने आ गए? 6 पाई इलेक्ट्रॉन। क्या बोलोगे इसको? एरोमेटिक। समझ में आता है? चलिए आगे वाले कंपाउंड में देखें, बहुत ध्यान से देखिएगा बच्चों। अब आपको साइक्लिक, मैंने क्या बताया? आपका जो सरफेस एरिया होगा वो एक साइक्लिक होगा, और आपको वही साइक्लिक देखनी है जिसमें पूरे में रेजोनेंस हो रहा हो, जिसमें पूरे में होल डीलोकलाइजेशन हो रहा हो। तो मुझे बताओ बच्चों, क्या मैं इस साइक्लिक को सिर्फ लूंगा? मुझे इस साइक्लिक से कोई मतलब नहीं है। तो मुझे बताओ, ये भी तो सरफेस एरिया ही है भाई, ये भी तो क्या है? एक सरफेस एरिया ही तो लिया है मैंने, और इस पूरे सरफेस एरिया में रेजोनेंस हो रहा है। कितने का रेजोनेंस हो रहा है? गिन्स के बता सकता हूं, 6 पाई इलेक्ट्रॉन। तो पूरा कंपाउंड क्या होगा? एरोमेटिक। या इसी चीज को ऐसे भी बना सकता है, ये वैलेंसी लगा दी, इसकी जगह क्या लगा दी? वैलेंसी लगा दी। क्या अभी भी ये साइक्लिक फॉर्म ही है? और साइक्लिक फॉर्म है, इलेक्ट्रॉन 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, पूरे में डीलोकलाइजेशन है, पूरे में रेजोनेंस है, क्या कहलाएगा? एरोमेटिक। तो इस तरीके से हमने यहां पर एरोमेटिक को देखा। तो चलिए अभी मैं एरोमेटिक के और भी एग्जांपल कराऊंगा। एक बार सारी थ्योरी समझ लेते हैं कि एंटी एरोमेटिक क्या होता है और नॉन एरोमेटिक क्या होता है। फिर मैं आपको सारे एग्जाम्पल को एक साथ कराऊंगा, जिससे कि आपको मजा आएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा। आपको कंफ्यूजन जो होंगे वो यहीं दूर हो जाएंगे। बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, कंफ्यूजन यहीं दूर हो जाएंगे। क्लियर? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दूसरा कंपाउंड है एंटी एरोमेटिक। क्या होता है ये? एंटी, आंटी नहीं है बेटा, ये एंटी है ना, आंटी मत बोल देना, ठीक है ना। तो एंटी एरोमेटिक का मतलब ये हुआ, यहां पर भी कुछ कंडीशंस होंगी, जैसे एरोमेटिक में थी वैसे यहां पर भी कंडीशंस होंगी। उन कंडीशंस को हम समझते हैं और ये समझेंगे कि कैसे हम एंटी एरोमेटिक कंपाउंड पहचानेंगे। तो यहां पर कंडीशन नंबर 1 है। जैसे कंडीशन नंबर 1 वहां क्या थी? बताइए बच्चों मुझे, क्या थी? कंपाउंड कैसा होना चाहिए? साइक्लिक फॉर्म में। बच्चों वही सेम कंडीशन यहां भी आएगी। कंपाउंड क्या होना चाहिए? कंपाउंड आर इन साइक्लिक फॉर्म। किस फॉर्म में होना चाहिए?
साइक्लिक फॉर्म में होना चाहिए। क्लियर बात समझ में आती है? सेकेंड पॉइंट की अगर मैं बात करूं बच्चों, तो सेकेंड पॉइंट सुनिएगा। सेकेंड पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो सेकेंड पॉइंट क्या होना चाहिए था? क्या आपको याद आ रहा है कि एरोमेटिक में सेकेंड पॉइंट क्या था? बिल्कुल अच्छा, क्या याद आ रहा है बताइए मुझे। बहुत बढ़िया, क्या याद आ रहा है? उस कंपाउंड में क्या होना चाहिए? रेजोनेंस होना चाहिए। क्या होना चाहिए? रेजोनेंस होना चाहिए। तो मैं सेकेंड पॉइंट लिख सकता हूं, होल डीलोकलाइजेशन। डीलोकलाइजेशन मतलब उस पूरे के पूरे कंपाउंड में क्या होना चाहिए बच्चों? उस पूरे के पूरे कंपाउंड में रेजोनेंस होना चाहिए। क्लियर बात समझ में आती है? अब मुझे बताओ थर्ड कंडीशन। दोनों कंडीशन वही हैं जो एरोमेटिक में थी। थर्ड कंडीशन ये थी बच्चों कि वहां पर नहीं, चलो मैं कर देता हूं। हाँ, लोग कैसे करते हैं? पहले इसको ना पहले इसको अनब्लॉक करके। तो चलिए बच्चों, हमने क्या सीख रहे थे हम यहां पर? चलिए, एंटी एरोमेटिक में क्या बताया मैंने आपको कि एंटी एरोमेटिक और एरोमेटिक की जो स्टार्टिंग की दो कंडीशन है वो बिल्कुल सेम है। पहली कंडीशन वहां थी कंपाउंड आर इन साइक्लिक फॉर्म, बिल्कुल सही है, कंडीशन होनी चाहिए। सेकेंड कंडीशन, उस पूरे साइक्लिक फॉर्म में क्या होना चाहिए? रेजोनेंस होना चाहिए। अब जो कंडीशन डिफर करती है एरोमेटिक से वो ये है बच्चों कि वहां इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेटिंग इन रेजोनेंस, उसका फॉर्मेट क्या आता है? उसका फॉर्मेट होता है बच्चों 4n पाई। क्या सीखा मैंने? वहां पर फॉर्मेट था 4n+2 पाई और यहां फॉर्मेट है 4n पाई। मतलब वहां था 4 गुने से 2 ज्यादा और यहां है जस्ट 4 टाइम्स। और जस्ट 4 टाइम्स का मतलब यह हुआ बच्चों कि अगर मैं n = 1 रखूं तो 4 पाई इलेक्ट्रॉन, n = 2 रखूं तो 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स, n = 3 रखूं तो 12 पाई इलेक्ट्रॉन्स एंड सो ऑन। क्लियर? तो इस टाइप का अगर पैटर्न आपको आता है तब आप उसको कंपाउंड को क्या बोलोगे? एंटी एरोमेटिक। क्या बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा है? बिल्कुल परेशान मत होइए, बिल्कुल चीजों को मिक्स मत करिए। बस आप ये सोचिए कि एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक में डिफरेंस क्या था। स्टार्टिंग के दोनों पॉइंट सेम है। पहला साइक्लिक फॉर्म होना चाहिए, दूसरा होल डीलोकलाइजेशन होना चाहिए। मतलब ये दो चीजें तो सेम है। जो चीज डिफर कर रही है वो क्या थी? वहां था 4n+2 और यहां है बच्चों 4n पाई। इसका मतलब जस्ट 4 टाइम्स। जस्ट 4 टाइम्स का मतलब क्या हुआ? 4 पाई इलेक्ट्रॉन, 8 पाई इलेक्ट्रॉन, 12 पाई इलेक्ट्रॉन एंड सो ऑन। क्लियर बात समझ में आती है? जैसे मान लीजिए एग्जांपल मैं आपके सामने दूं, मुझे बताइए बच्चों ये कैसा कंपाउंड है? क्या सबसे पहली कंडीशन कंपाउंड आर इन साइक्लिक फॉर्म, बिल्कुल कंडीशन फॉलो हो रही है। सेकंड कंडीशन की अगर हम बात करें तो सेकंड कंडीशन में होल डीलाइक्लोजेशन, डीलाइक्लोजेशन भी है। इसका मतलब डीलोकलाइजेशन भी हमारे पास पूरे कंपाउंड में। डीलोकलाइजेशन के बाद हम क्या देखते हैं बच्चों? 4n पाई इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब 4n पाई इलेक्ट्रॉन्स का मतलब क्या हो बच्चों? 2 इलेक्ट्रॉन्स एंड 2 इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए? 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स। बिल्कुल बच्चों मैं इसको बोल सकता हूं दिस कंपाउंड इज एंटी एरोमेटिक। बताइए कंफ्यूजन हो? बताइए मुझे, क्या कोई कंफ्यूजन है? बिल्कुल नहीं है। तो चलिए प्रैक्टिस करते हैं और अच्छे से कि एंटी एरोमेटिक कंपाउंड पहचानेंगे कैसे। जल्दी से मुझे इस कंपाउंड को पहचान कर दिखाइए कि क्या ये एरोमेटिक है या एंटी एरोमेटिक है। तो मैंने आपको क्या बताया? साइक्लिक फॉर्म पहली कंडीशन, दूसरी कंडीशन होल डीलोकलाइजेशन और तीसरी कंडीशन बच्चों इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेटिंग का जो फॉर्मेट आता है वो आता है 4n पाई। तो मुझे बताओ क्या पूरे में साइक्लिक है? बिल्कुल। पूरे में डीलोकलाइजेशन है? बिल्कुल सही। क्या अब मुझे इलेक्ट्रॉन गिनने हैं? 0 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन्स, 2 इलेक्ट्रॉन्स, कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए? 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स। इसका मतलब ये भी क्या है? एंटी एरोमेटिक। एंटी एरोमेटिक को बच्चों डबल ए से भी डिनोट करते हैं। डबल ए मतलब क्या हुआ? एंटी एरोमेटिक। इसी तरीके से एरोमेटिक को सिंगल ए से डिनोट करते हैं। ए फॉर एरोमेटिक, डबल ए फॉर एंटी एरोमेटिक।
अब बात आती है नॉन एरोमेटिक की। तो इन कंडीशंस को छोड़कर, इन कंडीशंस के अलावा सारे के सारे क्या होंगे? नॉन एरोमेटिक कंपाउंड। तो मैं कह सकता हूं दोज कंपाउंड विच आर नॉट इन साइक्लिक फॉर्म क्या होंगे? नॉन एरोमेटिक होंगे। कोई डीलोकलाइजेशन नहीं है, क्या होंगे? नॉन एरोमेटिक होंगे। कोई रेजोनेंस नहीं है, क्या होंगे? नॉन एरोमेटिक होंगे। तो इस तरीके के कंपाउंड क्या होते हैं? नॉन एरोमेटिक होते हैं। इसका मतलब मैं कह सकता हूं which compounds are not aromatic and also not anti-aromatic called non-aromatic। मतलब मैं कह सकता हूं कि इन दोनों कंपाउंड्स को छोड़कर जितने भी कंपाउंड होंगे वो सब क्या होंगे? नॉन एरोमेटिक होंगे। तो क्लियर, समझ में आया? ठीक है, समझ में आ गया। एरोमेटिक नहीं होने चाहिए, एंटी एरोमेटिक नहीं होने चाहिए, क्या होंगे? नॉन एरोमेटिक। तो चलिए अब अपने पास जो मेन पॉइंट आता है वो आता है बच्चों एग्जाम्पल का। जितने ज्यादा एग्जाम्पल अपन करेंगे उतना ज्यादा कॉन्सेप्ट अपन का क्लियर हो जाएगा। तो चलिए मैं आपके सामने कई सारे क्वेश्चन बनाता हूं और आप उनमें बताएं कौन एरोमेटिक है, कौन एंटी एरोमेटिक है और कौन नॉन एरोमेटिक है। ध्यान दें बच्चों, पहला क्वेश्चन दूसरे की बात करता है। करते जाए बच्चों, करते जाए। जैसे जैसे मैं बना रहा हूं वैसे वैसे आप बनाते जाएं और सॉल्व करते जाएं। मैं सारी चीज़ों को डिस्कस करने वाला हूं बच्चों, और कुछ अच्छे पॉइंट भी अपन यहां डिस्कस करेंगे और उन अच्छे पॉइंट्स को अपन समझेंगे और इम्पॉर्टेंट भी हैं बच्चों वो पॉइंट। जैसे कि ये फोर्थ एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, फिफ्थ वाला भी अच्छा है। सिक्स्थ, सेवन। फटाफट करें, फटाफट। सब कुछ सीख चुके हैं आप। क्या क्या सीखा है अपन ने? एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक। और अपने को सारी चीज़ें पता भी हैं बच्चों, ठीक है ना? तो सारी चीज़ें पता है और सारी चीज़ों का यूज़ करते हुए चीज़ों को सॉल्व करो और कोई भी दिक्कत नहीं होगी। और ये 8 एग्जाम्पल हैं, इन 8 एग्जाम्पल को अपन चलिए डिस्कस करते हैं। तो अपन ने मेनली क्या देखा बच्चों? मेनली अपन को पॉइंट ये समझ में आया कि अगर मेरे पास कंपाउंड साइक्लिक है और पूरे में रेजोनेंस है तो वो एरोमेटिक भी हो सकता है, एंटी एरोमेटिक भी हो सकता है। डिपेंड किस पे करेगा? इलेक्ट्रॉन्स के पार्टिसिपेटिंग पे। अगर इलेक्ट्रॉन 4n+2 के पैटर्न में पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो एरोमेटिक, 4n पाई के पैटर्न में फॉलो कर रहे हैं तो एंटी एरोमेटिक। और इन सबको छोड़कर क्या होंगे? नॉन एरोमेटिक, जिसमें रेजोनेंस ना हो रहा हो, जो साइक्लिक ना हो, साइक्लिक हो लेकिन पूरे में रेजोनेंस ना हो, उसे क्या बोलेंगे? नॉन एरोमेटिक। तो चलिए एग्जांपल नंबर 1 बच्चों, साइक्लिक है लेकिन पूरे में रेजोनेंस नहीं है, सिर्फ कहां रेजोनेंस है? इतने में। इसका मतलब मैं इसे क्या बोलूंगा? नॉन एरोमेटिक। नॉन एरोमेटिक को हम किस नाम से बोल सकते हैं? Na। Na डिनोट करता है नॉन एरोमेटिक से। चलिए सेकंड क्वेश्चन किया था अभी हमने, क्या बोलोगे? एरोमेटिक। मैंने बताया आपको कि इन इलेक्ट्रॉन्स में आपको किसी एक को ही काउंट करना है, क्योंकि एक क्या होगा? प्लेन में, और दूसरा क्या होगा? प्लेन के परपेंडिकुलर। तो बताओ यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 6 पाई इलेक्ट्रॉन, और 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, साइक्लिक है, पूरे में डीलोकलाइजेशन है, क्या कहलाएगा? एरोमेटिक। नीचे वाले क्वेश्चन को सॉल्व करें। क्या अब मेरे पास साइक्लिक ये ना होकर ये हो गई है? सही बात है। अब पूरी साइक्लिक में रेजोनेंस है, इसलिए मैंने इस साइक्लिक को भी ले लिया है। कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन। टोटल काउंट करो कितने आएंगे? 10 पाई इलेक्ट्रॉन। 10 पाई इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या हुआ? 4 गुने से 2 ज्यादा। इसका मतलब दिस इज एरोमेटिक। एरोमेटिक को किससे डिनोट करते हो? ए से, ठीक है। फोर्थ,
बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। इस बोरॉन के बारे में आप ध्यान रखो। बोरॉन की अगर बात करें तो बोरॉन के पास क्या होता है, बोरॉन हैव अ वैकेंट ऑर्बिटल, बोरॉन हैव अ वैकेंट ऑर्बिटल। वैकेंट ऑर्बिटल मतलब क्या हुआ, जस्ट लाइक पॉजिटिव चार्ज, जस्ट लाइक पॉजिटिव चार्ज, एकदम पॉजिटिव चार्ज की तरह काम करेगा। ये सिर्फ हेल्प क्या कर रहा है, हेल्प कर रहा है रेजोनेंस में। किस काम में हेल्प कर रहा है, रेजोनेंस में, सिर्फ और सिर्फ रेजोनेंस करने में हेल्प कर रहा है। अब मुझे बताओ इसको याद कैसे रखोगे, बी फॉर बोरॉन और बी फॉर भिखारी, समझ में आता है, बी फॉर बोरॉन और बी फॉर भिखारी। और भिखारी के पास क्या होता है, हमेशा चीजें खाली होती है और खाली चीज को क्या बोलते हैं, वैकेंट ऑर्बिटल। तो याद रखोगे बी फॉर बोरॉन, बी फॉर भिखारी। क्लियर हो गया क्या? इस भिखारी की वजह से सिर्फ और सिर्फ रेजोनेंस में हेल्प हो रही है और कुछ नहीं हो रहा है। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 2 और 2, 4 पाई इलेक्ट्रॉन, और 4 पाई इलेक्ट्रॉन का मतलब हुआ एंटी एरोमेटिक। क्या समझ में आता है? बात करते हैं पांचवें की, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना बच्चों इसको। आप तब तक दूसरी साइक्लिक को इंक्लूड नहीं करते हो जब तक पूरी साइक्लिक में रेजोनेंस ना हो। क्या यहां रेजोनेंस हो रहा है, क्या यहां पर रेजोनेंस स्टॉप मिल रहा है आपको? इसका मतलब आप ये साइक्लिक ना लेकर आप कौन सी साइक्लिक लोगे, आप सिर्फ और सिर्फ ये साइक्लिक लोगे। क्या क्लियर समझ में आता है? और ये साइक्लिक लोगे तो मुझे बताओ 2 इलेक्ट्रॉन्स 2 इलेक्ट्रॉन्स 2 इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि मुझे पता है यहां रेजोनेंस पूरे में हो नहीं रहा है और साइक्लिक लेना है तो मैं किसी भी सरफेस एरिया को लूं। मैं इस सरफेस एरिया को ले सकता हूं, मैं सिर्फ इसको ले सकता था, लेकिन इसको लेने का कोई मतलब है नहीं। इसका मतलब सिर्फ इसको ले रहा हूं और पूरे कंपाउंड को मैं क्या बोल सकता हूं, एरोमेटिक। इसका मतलब पूरा कंपाउंड क्या होगा, एरोमेटिक। इसको किससे डिनोट करते हैं, ए से। क्या समझ में आ गया? यहां पर मुझे दिख रहा है कि पूरे में रेजोनेंस है तो मुझे ना चाहते हुए भी पूरे में इंक्लूड करना पड़ेगा। अगर पूरे में नहीं होता तो मैं इंक्लूड नहीं करता। ध्यान दो कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 2 4 2 6 और 2 8, कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स। क्या बोलोगे, जस्ट 4 टाइम्स है, जस्ट 4 टाइम्स है और 4 टाइम्स इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, एंटी एरोमेटिक। क्लियर समझ में आता है? 7 नंबर वेरी इंपॉर्टेंट। कभी भी बच्चों ध्यान रखना, कभी भी अगर नाइट्रोजन, ध्यान देना बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी भी अगर नाइट्रोजन sp2 कार्बन से कनेक्टेड है, क्या ये कार्बन sp2 है? कभी भी अगर नाइट्रोजन sp2 कार्बन से कनेक्टेड है तो इसका लोन पेयर डज नॉट पार्टिसिपेट इन रेजोनेंस। ऐसा क्यों होता है बच्चों? इसका लोन पेयर रेजोनेंस में पार्टिसिपेट क्यों नहीं करता है जब नाइट्रोजन sp2 से जुड़ा हो? ऐसा इसलिए होता है बच्चों कि जब sp2 से ये नाइट्रोजन जुड़ा होता है तो इसका लोन पेयर प्लेन के परपेंडिकुलर लाई कर रहा होता है, क्योंकि पाई इलेक्ट्रॉन्स और लोन पेयर में क्या होता है, रिपल्शन, इसलिए वो उसके सेम प्लेन में नहीं आ सकते। इसका मतलब वो सेम प्लेन कहाँ होगा, वो उसके प्लेन के परपेंडिकुलर होगा। और जब प्लेन के परपेंडिकुलर है तो क्या वो परपेंडिकुलर वाली प्रॉपर्टी रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगी? नहीं, क्योंकि हमेशा रेजोनेंस प्लेनर चीजों में होता है, प्लेनर मॉलिक्यूल में होता है। तो मुझे बताओ क्या यहां रेजोनेंस होगा? नाइट्रोजन का लोन पेयर रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, इसीलिए मैं 2 2 4 एंड 2 6, यहां मैं सिर्फ क्या लिखूंगा, 6 पाई इलेक्ट्रॉन एंड विच इज एरोमेटिक। क्या बहुत अच्छे से क्लियर हो गया? समझ में आता है? आपको कंफ्यूज करेगा वो, दिखाएगा वो कि लोन पेयर है, गिनो इसको, लेकिन गिनना नहीं है। क्यों नहीं गिनना है? आपको चीजें समझ में आ गई होंगी, क्योंकि इसका नाइट्रोजन का लोन पेयर प्लेन के परपेंडिकुलर लाई करता है और प्लेन के परपेंडिकुलर जो चीज लाई करेगी तो वो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कैसे कर सकती है? क्योंकि रेजोनेंस हमेशा प्लेनर मॉलिक्यूल में ही होता है। 8 नंबर उसी कॉन्सेप्ट पे ध्यान दें। क्या मुझे ये नाइट्रोजन के लोन पेयर काउंट करने हैं? नहीं। क्या मुझे इसे काउंट करना है? नहीं। क्या मुझे इसे काउंट करना है? नहीं। क्यों? क्योंकि ये सब प्लेन के परपेंडिकुलर होंगे। तो 2 इलेक्ट्रॉन्स 2 इलेक्ट्रॉन्स एंड 2 इलेक्ट्रॉन्स, क्या लिखूंगा, 6 पाई इलेक्ट्रॉन, इट मीन्स इट इज एरोमेटिक। क्या आपको ये सारे एग्जाम्पल अच्छे से समझ में आए? अच्छे से समझ में आ गया हो तो नोट कर लें, और एग्जाम्पल अपन करते हैं जिससे और अच्छी अच्छी बातें समझ में आएंगी।
तो मेन प्रॉपर्टी अपन ने दो चीज सीखी जो इंपॉर्टेंट है। पहली सीखी बोरॉन। बोरॉन सिर्फ और सिर्फ हेल्प करता है रेजोनेंस करने में। बोरॉन सिर्फ और सिर्फ हेल्प करता है किसमें? रेजोनेंस करने में, और कुछ नहीं करता है। क्लियर बात समझ में आती है? चलिए बात करते हैं नाइट्रोजन। नाइट्रोजन अगर कभी भी sp2 कार्बन से कनेक्टेड है तो कभी भी उसका लोन पेयर रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। इट डज नॉट पार्टिसिपेट इन रेजोनेंस, ध्यान रखना बच्चों। इसी तरीके से कभी भी अगर एक सरफेस एरिया है जिसमें पूरे में रेजोनेंस हो रहा है, एक सरफेस एरिया है जिसमें पूरे में रेजोनेंस नहीं हो रहा है, तो मुझे किस सरफेस एरिया को इंक्लूड करना है? जिसमें पूरे में रेजोनेंस हो रहा है, और उसी के अकॉर्डिंग हमें क्या करना है? आंसर करना है। तो चलिए कुछ एग्जांपल और करते हैं। यहां पर अच्छे अच्छे एग्जांपल हैं, देखिए। मान लीजिए मैं इस तरीके से कुछ बना दूं, क्या होगा ये? बहुत ध्यान दें बच्चों, वही कॉन्सेप्ट है, बस घुमा घुमा के मैं चीजों को पूछ रहा हूं। थर्ड क्वेश्चन, ये भी दे सकता है और ये भी यूज कर सकता है। चलिए प्रैक्टिस करें और चीजों को समझें बच्चों। जितना समझेंगे उतना ही क्लियर होगा, ध्यान रखें। इसे ऐसे भी शो कर सकते हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना है आपको कि अगर मान लीजिए कुछ इस तरीके से भी शो करता है तब भी कंपाउंड सेम है। इसी तरीके से इसे वो क्या शो कर सकता है? इसे वो इस तरीके से भी शो कर सकता है। क्लियर? तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये सातों क्वेश्चन और करते हैं हम साथ हैं। ओके चलिए पहले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। तो पहले क्वेश्चन में मुझे बताओ किस सरफेस एरिया को मुझे लेना चाहिए और किस सरफेस एरिया को नहीं लेना चाहिए। सबसे पहला क्वेश्चन ये, क्या सबको समझ में आया? मुझे इस सरफेस एरिया को ही लेना है। कितने इलेक्ट्रॉन है? 2, 2, 4 एंड 2, 6 पाई इलेक्ट्रॉन। जल्दी से बताएं आंसर क्या होगा? एरोमेटिक। क्लियर? इसे मैं क्यों काउंट नहीं करूंगा? क्योंकि उस साइक्लिक में रेजोनेंस है ही नहीं, और जब पूरे में रेजोनेंस ही नहीं है तो मैं उधर क्यों जाऊंगा? नहीं जाऊंगा। बात करते हैं इसकी, क्या ये नाइट्रोजन का लोन पेयर इंक्लूड होगा? नहीं, क्योंकि ये sp2 से कनेक्टेड है। लेकिन इसका इंक्लूड होगा क्योंकि ये sp3 से है। बच्चों ध्यान समझ में आ रहा है? तो मुझे बताओ यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन्स एंड 2 इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए बच्चों? 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स, और इसका मतलब होता है एरोमेटिक। थर्ड नंबर को देखें। थर्ड नंबर में क्या पूरे में रेजोनेंस हो रहा है? मैंने इसको रेजोनेट आपको सिखाया था, मैंने रेजोनेंस वाले चैप्टर में। मुझे बताओ बच्चों यहां पर रेजोनेंस हो रहा है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। रेजोनेंस हो रहा है तो मुझे बताओ पूरे में रेजोनेंस हो रहा है, तो मैं इसको ऐसे भी बना सकता हूं। तो कंफ्यूज मत होइएगा बच्चों, गिनिए 2 इलेक्ट्रॉन्स, 0 इलेक्ट्रॉन्स एंड 0 इलेक्ट्रॉन्स। क्या 2 इलेक्ट्रॉन्स किस में आता था? ध्यान दो, किस में आता था भाई? 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स में, where n is equal to 0, then we will find 2 pi electrons. What means? It means it compound belonging to aromatic. क्या होगा ये? एरोमेटिक होगा। क्लियर? समझ में आता? चलिए क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। पूरे में रेजोनेंस है, बहुत सही। साइक्लिक है, बहुत बढ़िया। कितने इलेक्ट्रॉन हैं जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं? 0 इलेक्ट्रॉन एंड 2 इलेक्ट्रॉन्स। टोटल कितने हो गए? 2 पाई इलेक्ट्रॉन। और 2 पाई इलेक्ट्रॉन का मतलब बच्चों एरोमेटिक। क्लियर? समझ में आता है? पूरे में रेजोनेंस है, बिल्कुल है। कितने इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर रहे हैं? 2 इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि नेगेटिव को कितना काउंट करते हैं? 2, और पाई को कितना काउंट करते हैं? 2। इसका मतलब यहाँ कितने हो गए? 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स। इसका मतलब मैं क्या बोल सकता हूँ? एंटी एरोमेटिक। समझ में आता है? मान लीजिए मेरे पास ये कंपाउंड है 6 नंबर में, देखिए
अगर मैं बोरॉन लूं, बी फॉर बोरॉन, बी फॉर बिखारी, ये सिर्फ और सिर्फ वैकेंट ऑर्बिटल की वजह से रेजोनेंस में हेल्प करेगा, जिसकी वजह से ये 0 इलेक्ट्रॉन है, ये 2 इलेक्ट्रॉन है, ये 2 इलेक्ट्रॉन है, ये 2 इलेक्ट्रॉन है। इसी तरीके से ये भी यहाँ 0 है, ये 2 है, ये 2 है, ये 2 है। क्या सब में 6 pi इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं? इसका मतलब बोथ आर एरोमेटिक। तो कुछ भी दे सकता है, आप कंफ्यूज नहीं हो। 7 नंबर साइक्लिक है, बिल्कुल इसको ऐसे भी दिखा सकते हैं, ऐसे भी दिखा सकते हैं। साइक्लिक है, कितने इलेक्ट्रॉन रेजोनेंस कर रहे हैं? देखो 2 2 एंड 2, कितने इलेक्ट्रॉन है? 6 pi इलेक्ट्रॉन। इट मींस इट इज एरोमेटिक। क्लियर बात समझ में आती है? अब हम बच्चों यहां पर कुछ ऐसी बातें करने जा रहे हैं जहां पर कुछ एक्सेप्शन भी आते हैं मेरे पास। क्या आते हैं बच्चों? एक्सेप्शन आते हैं, और उन एक्सेप्शन को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं बच्चों। तो ध्यान दीजिएगा मैं आपको किस एक्सेप्शन की बात कर रहा हूं, और आप उन्हें बहुत अच्छे से ध्यान रखना, बिल्कुल भी भूलना नहीं। पहला बताने जा रहा हूं मैं आपको ये केस। देखने में आपको लगेगा कुछ और आंसर कुछ और आएगा। बताइए देखने में ये कंपाउंड कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, साइक्लिक लग रहा है, पीला पीला लग रहा है ना बच्चों? यहां पर अगर आप इसे ध्यान से देखो तो आपको लग रहा होगा पूरे में रेजोनेंस, 10 pi इलेक्ट्रॉन्स का रेजोनेंस। इसका मतलब 10 pi इलेक्ट्रॉन्स का मतलब क्या हुआ? एरोमेटिक, साइक्लिक भी है। लेकिन बच्चों ये जो एजम्पशन है ये गलत हो जाता है, ये गलत हो जाता है। क्यों गलत होता है? ध्यान दीजिएगा। इसकी जो वैलेंसीज होती है, यहां पर होता है हाइड्रोजन और यहां पर भी होता है हाइड्रोजन। इन हाइड्रोजन के बीच में क्या होता है बच्चों? हाईली रिपल्शन होता है। क्या होता है? हाईली रिपल्शन। और हाईली रिपल्शन की वजह से ये जो प्लेन है, अब आप सोचिए मुझे चीजें ऐसी दिख रही हैं, मुझे चीजें बिल्कुल ऐसी दिख रही हैं, सब में रेजोनेंस भी दिख रहा है, लेकिन एक्चुअल में रेजोनेंस हो नहीं रहा है बच्चों। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि इन हाइड्रोजन की वजह से इतना रिपल्शन हो रहा है कि ये प्लेन कुछ इस तरीके से था और बाद में कुछ इस तरीके से हो जाता है। मतलब एक प्लेन के परपेंडिकुलर और एक प्लेन में। तो बताइए क्या इन दोनों रिंग के बीच में रेजोनेंस होगा? नहीं होगा। और जब रेजोनेंस नहीं होगा तो मैं इसे क्या बोलूंगा बच्चों? इसे बोलूंगा नॉन एरोमेटिक। तो मैं यहां लिख सकता हूं ड्यू टू हाइड्रोजन हाइड्रोजन रिपल्शन, हाइड्रोजन हाइड्रोजन रिपल्शन, प्लेन आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, परपेंडिकुलर टू ईच अदर। और परपेंडिकुलर होते हैं तो दे कैन नॉट फॉलो रेजोनेंस कंडीशन, they cannot follow resonance condition, then it is called non aromatic। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना बच्चों, नॉन एरोमेटिक। क्लियर, समझ में आया? अगर मान लीजिए ये हाइड्रोजन ना होते, अब ना होते इसका मतलब कोई ना कोई वैलेंसी वहां लगाई होती। इसका मतलब मान लीजिए कुछ इस तरीके से अगर फिगर आ गया आपके पास, जो कि जेई के लिए इंपॉर्टेंट है, मैं बता रहा हूं इस टाइप से जेई पूछ चुका है। क्या पूछा था? यहां पर इसने हाइड्रोजन को हटाकर एक वैलेंसी लगा दी नॉर्मल सी सल्फर, दोनों से। अब बताइए, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। क्या ये हाइड्रोजन है ही नहीं? तो हाइड्रोजन रिपल्शन करेंगे नहीं, और हाइड्रोजन रिपल्शन करेंगे नहीं तो अब रेजोनेंस पूरे में हो सकता है, और पूरे में रेजोनेंस हो सकता है तो अब मैं इसको क्या बोलूंगा? 10 pi इलेक्ट्रॉन्स, एंड इट इज कॉल्ड एरोमेटिक। तो दोनों चीजें आपको समझ में आई कि कब ये एरोमेटिक हो सकता है और कब ये एरोमेटिक नहीं हो सकता। एरोमेटिक कब नहीं होगा? जब यहां हाइड्रोजन होंगे। अगर हाइड्रोजन को हटाकर कोई भी वैलेंसी हम ऐड करते हैं तो कोई रिपल्शन नहीं होगा, रिपल्शन नहीं होगा तो रेजोनेंस पूरे में होगा, और पूरे में रेजोनेंस होगा तो ये कंडीशन सही हो जाएगी। क्लियर बात समझ में आई? दोनों को नोट डाउन करें। तो ये ध्यान रखना, ये क्या कहलाता है?
नॉन एरोमेटिक। तो ध्यान रखें बच्चों, इसको नोट कर लें। तो आपको समझ में आया, अगर हाइड्रोजन है इसका मतलब वो रिपल्शन बहुत ज्यादा करेंगे। रिपल्शन को कम करने के लिए प्लेन आपस में क्या हो जाते हैं, परपेंडिकुलर हो जाते हैं, और परपेंडिकुलर होने की वजह से बच्चों उनमें रेजोनेंस नहीं हो पाता, क्योंकि कभी भी कोई नॉन प्लेनर चीजों में, नॉन प्लेनर मॉलिक्यूल्स में कभी भी रेजोनेंस नहीं होता है। क्लियर बात है। लेकिन अगर वहां हाइड्रोजन नहीं है, मैंने कुछ और लगा दिया, तो मैं ये कह सकता हूं कि वहां पर रिपल्शन होगा ही नहीं, और रिपल्शन नहीं होगा तो वो सारी कंडीशन जो हम सोच रहे थे वो सही सोच रहे थे। क्लियर। एक और चीज आती है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो है कुछ इस तरीके से साइक्लोऑक्टीन, टेट्राऑक्टीन बोल सकते हैं इसको। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बार पूछा गया है, ध्यान दीजिएगा बच्चों। अगर मैं इस मॉलिक्यूल को देखूं तो मुझे क्या दिख रहा है, मुझे साइक्लिक फॉर्म दिख रहा है, आपको भी दिख रहा है, साइक्लिक फॉर्म दिख रहा है, और इस साइक्लिक फॉर्म में सब में रेजोनेंस दिख रहा है, और सब में रेजोनेंस दिख रहा है कितने का, 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स। इट इज साइक्लिक होल रेजोनेंस, देन इट इज कॉल्ड एंटी एरोमेटिक। हमने ये सोचा, और बच्चों ये सोच जो होती है ये गलत होती है, ये नहीं सोचना है। क्यों नहीं सोचना है? क्योंकि बच्चों इसका जो रियल शेप होता है, रियल शेप वो एक्चुअल में ये नहीं होता, ये तो हम सिर्फ दिखाते हैं। उसका रियल शेप होता है टब शेप। कौन सा शेप होता है? टब शेप। क्लियर बात समझ में आती है। और टब बच्चों मुझे बताओ, टब प्लेनर होता है या नॉन प्लेनर? आप नहाते हो ना टब में पानी भर के, अगर टब में पानी भर जा रहा है इसका मतलब क्या, वो 3D स्ट्रक्चर है, वो नॉन प्लेनर है, तभी तो पानी कंटेन हो रहा है। अगर प्लेनर होता तो पानी रुकता ही नहीं। सही बात है, एक फर्श की तरह रहता। इसका मतलब जब ये नॉन प्लेनर है और नॉन प्लेनर में कभी भी रेजोनेंस नहीं होगा, तो मैं इसको क्या बोलूंगा? नॉन एरोमेटिक। क्या समझ में आ गई बात? ये दोनों एग्जाम्पल आप ध्यान रखना, और दोनों के दोनों क्या होते हैं? नॉन एरोमेटिक। क्या बहुत अच्छे से क्लियर हो गया? बताएं। ये दोनों ही अपने पास बहुत इंपॉर्टेंट एक्सेप्शन है, और इन दोनों को आपको याद रखना है। देखने में कुछ और लगते हैं लेकिन होते कुछ और हैं। तो ये कौन सा शेप है? दिस इज टब शेप। ये किस में होते हैं? टब शेप में। और टब शेप कैसा होता है बच्चों? नॉन प्लेनर। और नॉन प्लेनर का मतलब क्या हुआ? नॉन एरोमेटिक। क्लियर बात समझ में आती है? तो इस तरीके से हमने एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक को बढ़िया से सीखा। अब यहां मैं कुछ आपको बताने जा रहा हूं, स्टेबिलिटी ऑफ एरोमेटिसिटी। इन तीनों मॉलिक्यूल में किसकी स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा होती है? तो आपको हमेशा याद रखना है, सबसे ज्यादा स्टेबल होता है एरोमेटिक। सबसे ज्यादा स्टेबल होता है कौन? एरोमेटिक। देन आता है बच्चों नॉन एरोमेटिक, एंड देन आता है बच्चों एंटी एरोमेटिक। एंटी एरोमेटिक इतना ज्यादा अनस्टेबल होता है, इतना ज्यादा अनस्टेबल होता है कि ये रियल, ये रूम टेम्परेचर में भी एग्जिस्ट नहीं करता। तो यहां पर मैं बोल सकता हूं इट इज हाईली अनस्टेबल। एंटी एरोमेटिक बहुत अनस्टेबल होता है, इट इज हाईली अनस्टेबल, दे कैनॉट एग्जिस्ट इन एट रूम टेम्परेचर। ये रूम टेम्परेचर पे भी एग्जिस्ट नहीं करता। तो कभी कभी क्वेश्चंस पूछता है कि विच कंपाउंड डज नॉट एग्जिस्ट एट रूम टेम्परेचर। इसका मतलब वो पूछना क्या चाह रहा है? इसका मतलब वो पूछना चाह रहा है कि कौन से कंपाउंड है जो एंटी एरोमेटिक है। तो पूछने का तरीका देखिए कितना अलग है, लेकिन चीजें पूछ वही रहा है। तो आपको ये पॉइंट हमेशा याद रखना है कि रूम टेम्परेचर पे कभी भी एंटी एरोमेटिक एग्जिस्ट नहीं करता। और इसका रीजन है कुछ इनऑर्गेनिक से रिलेटेड, कि पी ऑर्बिटल है वो एक्चुअल में यहाँ 4 पाई इलेक्ट्रॉन होता है, जिसकी वजह से यहाँ पर ये फुलफिल नहीं हो पाते। और जब 6 पाई इलेक्ट्रॉन होता है तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन में फुलफिल अच्छे से होते हैं, जिनसे इनका ऑर्बिटल क्या होता है? फुलफिल होता है, जिसकी वजह से एरोमेटिक बहुत ज़्यादा स्टेबल होता है, बहुत ज़्यादा स्टेबल। देन नॉन एरोमेटिक
एंड देन एंटी एरोमेटिक। क्या बात क्लियर हो गई? तो चलिए नोट कर लीजिए इसे। नोट कर लीजिए बच्चों। तो अपन ने ये सीखा कि कैसे हम एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक को पहचानना सीख रहे थे। अगर मुझसे कभी भी कोई पूछे स्टेबिलिटी बताओ, तो स्टेबिलिटी भी अपन बता सकते हैं। क्लियर? समझ में आई इतनी सारी बातें? काफ़ी सारी बातें अपन ने कर ली। यहाँ पर एक लास्ट बात और करनी है इससे रिलेटेड, इस टॉपिक से रिलेटेड, और वो है क्वासी एरोमेटिक। क्वासी एरोमेटिक क्या होता है? बहुत इंपॉर्टेंट है, सुन लीजिए और समझ में बहुत इजीली आ जाएगा, ये कंफर्म है, बहुत इजीली कंफर्म आ जाएगा। क्वासी एरोमेटिक का मतलब क्या हो बच्चों? क्वासी एरोमेटिक का मतलब हुआ कंपाउंड हैव वन ऑफ द रेजोनेटिंग structure which is like aromaticity। कोई ना कोई रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जरूर होगा जिससे कि वो क्या फॉलो करे? एरोमेटिसिटी। तो उसे हम क्या बोलेंगे? क्वासी एरोमेटिक। वहां मैं मुंह से बोलूंगा एरोमेटिक ही, एंटी एरोमेटिक ही, लेकिन मैं उसको नाम किस हिसाब से सीख रहा हूं? क्वासी एरोमेटिक, क्योंकि ये एक अलग ही टॉपिक टाइप में है। क्या होता है ध्यान दीजिएगा। एक बहुत फेमस स्ट्रक्चर है एजुलीन। एजुलीन क्या होता है बच्चों? एजुलीन में एक तो होती है 7 मेंबर्ड रिंग और एक होती है बच्चों 5 मेंबर्ड रिंग। एक होती है 7 मेंबर्ड रिंग, एक होती है 5 मेंबर्ड रिंग। कहीं से भी आप इलेक्ट्रॉन्स को बनाना शुरू करें, ध्यान दीजिएगा, यहां पर पाई इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है। कुछ गलत हो रहा है क्या? एक होता है 7 मेंबर्ड एंड एक होता है 5 मेंबर्ड। क्लियर? तो ध्यान दो, एक जगह से पाई बॉन्ड स्टार्ट करते हैं बनाना। यहां बना लिया, यहां बना लिया, यहां बना लिया, यहां बना लिया और यहां बना लिया। बिल्कुल सही, अब सही बना है। ध्यान दो, सब जगह आपको दिख रहा होगा कॉन्जुगेशन, सब जगह कॉन्जुगेशन दिख रहा होगा। ध्यान से देखो, आप दिख रहा है? तो 7 मेंबर और 5 मेंबर से मिलकर एक रिंग बनती है जिसे हम नाम देते हैं एजुलीन। और एजुलीन एक एरोमेटिक क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी है? एरोमेटिक। क्यों है? ध्यान देना बच्चों। आप ऐसे भी गिन सकते हो कि आपको दिख रहा है यहां पर कितने इलेक्ट्रॉन है, 10 पाई इलेक्ट्रॉन है, और 10 पाई इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? एरोमेटिक। और आप ऐसे भी देख सकते हो, ध्यान दीजिएगा, अगर मान लीजिए मुझे पास 7 मेंबर्ड रिंग है, तो 7 मेंबर्ड रिंग एरोमेटिक कब होती थी? जब 7 मेंबर्ड रिंग के पास पॉजिटिव चार्ज आता था। क्यों? क्योंकि बच्चों 6 पाई इलेक्ट्रॉन तभी होंगे। सही बात है। और 5 मेंबर्ड रिंग एरोमेटिक तब होती थी जब यहां पर नेगेटिव चार्ज आता है, क्योंकि तभी 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। इसका मतलब 7 मेंबर के पास पॉजिटिव आना चाहिए और 5 मेंबर के पास नेगेटिव आना चाहिए। मतलब क्या हुआ? 7 मेंबर से इलेक्ट्रॉन निकलने चाहिए और 5 मेंबर के पास जाने चाहिए, क्योंकि इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो पॉजिटिव चार्ज आएगा और इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे तो नेगेटिव चार्ज आएगा। ध्यान दो, क्या मैं कुछ इस तरीके से एरो बना सकता हूं? बिल्कुल बना सकता हूं। और एरो बनाने के बाद आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा कि क्या बना है। ध्यान दीजिएगा बच्चों, ये 7 मेंबर था, ये 5 मेंबर था। बनाना बहुत इजी है। ये पाई बॉन्ड अपनी जगह पे रहेंगे। सही बात है। नया पाई बॉन्ड ये बनेगा। पॉजिटिव चार्ज यहां से इलेक्ट्रॉन निकले हैं तो पॉजिटिव चार्ज यहां लग जाएगा। सही बात है। नेगेटिव चार्ज यहां लग जाएगा और ये पाई बॉन्ड वैसा का वैसा ही रहेगा। तो मुझे बताओ बच्चों, क्या अब आपको दिखने लग गया ये क्वांटिटी भी एरोमेटिक है और ये क्वांटिटी भी एरोमेटिक है? इसीलिए ये कहते हैं इस क्वांटिटी को क्या बोलते हैं? एरोमेटिक। इसका नाम है एजुलीन। ये एक क्वासी एरोमेटिक का टाइप है बच्चों। तो आपको कभी भी एजुलीन आए
तो एजुलिन कैसा होता है? एरोमेटिक, क्योंकि इसका वन ऑफ द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जिसकी वजह से ये भी एरोमेटिक हो जाता है और ये भी एरोमेटिक हो जाता है। जैसे एक और एग्जांपल करते हैं, कभी भी मान लीजिए अगर मेरे पास एक 7 मेंबर्ड रिंग है और मैंने यहां एक कार्बोनिल ग्रुप लगा दिया। जब भी कभी कार्बोनिल ग्रुप आ जाए, इसकी कहानी को समझना कैसे है, इसको समझो। अगर मेरे पास कार्बोनिल ग्रुप है, इसका मतलब क्या मुझे पता है? इलेक्ट्रॉन हमेशा लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव जाते हैं। लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? कार्बन। और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? ऑक्सीजन। इसका मतलब मैं इसे ऐसे भी बना सकता हूं। सही बात है, बॉन्ड टूटेगा तो चार्ज ऐसे ही आएंगे। अब आप इस चीज को ऐसे ही फॉलो करके देखो तो आपको क्लियर समझ में आएगा कि मैं कैसी बातें कर रहा हूं। ओ पे नेगेटिव आ जाएगा और यहां पर पॉजिटिव आ जाएगा। ध्यान दो, इस पॉजिटिव के आने की वजह से ये क्या हो गया बच्चों? एरोमेटिक। इसे ही बोलते हैं क्वासी एरोमेटिक। वन ऑफ द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर विच इज लाइक एज एरोमेटिक कॉल्ड क्वासी एरोमेटिक। तो समझ में आ गया? मैं आपसे पूछूं, ये बताओ क्या करना है आपको? सॉरी, ये बताओ क्या करना है आपको? आपको सिर्फ और सिर्फ इस बॉन्ड को ब्रेक करना है और स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से बनाना है। ओ पे क्या आएगा? नेगेटिव। सी पे क्या आएगा? पॉजिटिव। देख के बताइए क्वांटिटी क्या है? आप देख के बता सकते हो, ये है एंटी एरोमेटिक। क्या समझ में आता है? मैं आपसे पूछूं, इधर देखिए, मैं आपसे पूछूं ये क्वांटिटी बताओ, क्या करोगे? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करोगे। कैसे? मुझे पता है ओ पे क्या आएगा? नेगेटिव। सी पे क्या आएगा? पॉजिटिव। और ये पाई बॉन्ड। मुझे बताओ बच्चों, ये स्ट्रक्चर क्या यहां पर 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स का डीलोकलाइजेशन है? इसका मतलब ये क्या है बच्चों? एरोमेटिक। क्लियर बात समझ में आ गई? तो ये था बच्चों क्वासी एरोमेटिक का फंडा, जो कि हमने बहुत बढ़िया से सीखा। तो अपन ने ये सीख लिया कि एरोमेटिक क्या होता है, एंटी एरोमेटिक क्या होता है और नॉन एरोमेटिक क्या होता है। जब अपने ये सारी चीजें सीख ली बच्चों, तो यही है एरोमेटिसिटी का होल कॉन्सेप्ट। तो आपको याद रखोगे, आप पूरे एरोमेटिक को अपन ने यहां पर सीख लिया। क्लियर है? तो चलो नेक्स्ट क्लास में अपन इसके आगे पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं। तो थैंक यू गाइस।